अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत को सालों तक याद रखती है, मगर आज हम आपको जिस प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं वो सच्ची तो नहीं थी, फिर भी दुनिया उस प्रेम कहानी को याद करती है। याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना था। ये इतना खौफनाक था कि इस प्रेम कहानी ने 7 हंसती खेलती जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया था। ये कहानी है शबनम और सलीम की। वही शबनम सलीम जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आखिर शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस एक घटना ने चंद दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। 14 से 15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहल्ले के अक्सर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर लोगों ने समझा कि शायद ये उनका भरम होगा, मगर जब लोगों ने आवाज की तरफ गौर किया तो पता चला कि ये आवाज इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में इनकी काफी इज्जत थी। इनका घर ही गांव का सबसे आलीशान घर था जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आती आवाज को सुना तो लोग उठकर उसी घर की तरफ भागने लगे। पास गए तो पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली बेतहाशा चिल्लाए जा रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है, इसलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम ने घर के अंदर आए लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में भी गए और वहां भी यही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने अपने स्थान पर मरा पड़ा था। उस रात एक घर में 8 लोग थे, जिसमें से 7 की जान जा चुकी थी। मरने वालों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसेरी बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। नजारा देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि ये किसने किया। इस सवाल का कोई सही जवाब दे सकता था तो वो इस घर में अब इकलौती जिंदा बची सदस्य शबनम थी। मगर शबनम की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। शबनम का ये दुख लोगों को तब समझ भी आ रहा था क्योंकि उसने परिवार के 7 सदस्यों को एक पल में खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगा हुआ था। लोगों ने जब देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं तो आनन फानन में रात के अंधेरे में ही स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात इस घटना के बारे में तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत और पुलिस फोर्स की मांग की जाती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले बावनखेड़ी गांव में आसपास के 10 थाने की पुलिस फोर्स भर दी जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वो छत पर सो रही थी, तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वो लोग लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटने की नीयत से घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। घटना की जानकारी होते ही मायावती तुरंत परिवार में इकलौती बची शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर देती हैं। साथ ही यह भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद
हंगामा शांत नहीं होता है, बल्कि विपक्षी पार्टियां इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देती हैं। हालत की गंभीरता को समझते हुए मायावती भी खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाती हैं। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से वो खुद ही घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। यहां पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि मायावती ने पहले ही शबनम के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वो ये मुआवजा यहीं पर देना चाहती थी। मगर इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करते हैं कि पहले सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाए। मायावती पुलिस वाले की ये गुजारिश मान लेती हैं। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं। उसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही देर की पूछताछ के बाद आरपी गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मर गए तो शबनम अकेले कैसे बच गई। इसका जवाब शबनम ने यह दिया कि वो घर के छत पर थी, इसलिए वो बच गई। मगर अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर पर किसी तरह का सिलवट का ना होना भी जांच अधिकारियों के मन में शबनम के प्रति संदेह पैदा करता है। फिर भी मामला इतना सेंसिटिव था कि उन्होंने तब शबनम के खिलाफ कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सभी शव का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि गर्दन पर हमला होने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। कहीं इन लोगों को बेहोश तो नहीं किया गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। मरने वालों के शरीर में जहर के अवशेष का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मारने से पहले इन सभी को जहर दिया गया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने? इस सवाल का सटीक जवाब अब कोई दे सकता था तो वो घर में इकलौती बची शबनम थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर 52 बार कॉल किया था। पुलिस ने उस दूसरे नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि वो नंबर कोई सलीम नाम का व्यक्ति यूज कर रहा है। अब सलीम की तलाश शुरू हुई और इधर शबनम से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के जरिए घर में आया था और उसी ने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में सामने आया कि जो सीढ़ी छत तक जाती थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। ऊपर से छत से जमीन की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार पूरी तरीके से प्लास्टर किया हुआ था। ऐसे में 14 फीट की दीवार को फांदकर छत तक जाना बिना सीढ़ी के किसी के लिए संभव नहीं था। कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद बदमाश बाहर से सीढ़ी लगाकर छत के अंदर आ गए होंगे, मगर कुछ ही देर की जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर किसी तरह की सीढ़ी के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिल रहे थे। अब तक की पूछताछ में यही निकल कर आया कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम के साथ सख्ती से पेश आ सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाने में लगे रहते हैं। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि पुलिस को एक मुखबिर जानकारी देता है कि अगर आप इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा।